क्योंकि ऐसा ही कुछ है ना। जिंदगी में सफर इस तरह से तय किया है। तो उन्होंने मेरे को इस सिस्टम के लिए बताया, फोन किया एक दिन। और पहले तो हमारी बात होती रहती थी, उसके बाद वो सिस्टम में आए होंगे। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला है, 1 साल बाद मतलब उन्होंने मुझे बोला है, आरसीएम सिस्टम की जानकारी दी है। तो आरसीएम के बारे में बोला तो मैंने मतलब ये सुना भी नहीं था आरसीएम के बारे में। मैंने अपने हस्बैंड को पूछा कि सुषमा जी बोल रही है कि आरसीएम ज्वाइन करो, और आरसीएम में ऐसा ऐसा है। तो हस्बैंड को पूछा, और हस्बैंड ने बोला कि नहीं नहीं, वो आरसीएम हमने 20 साल पहले करके छोड़ा है ना। और मैंने भरोसा अपने हस्बैंड पे किया है, और जबरदस्ती भी नहीं कर सकते ना, हस्बैंड के साथ में होता है। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो हमारे घर में आरसीएम के प्रोडक्ट आते थे, 2001 की बात है। तो तब मेरे जेठ जी आरसीएम ज्वाइन कर चुके थे। तो घर में आरसीएम के प्रोडक्ट तो थे, पर उन्होंने उसमें कुछ बड़ा काम नहीं किया। कुछ टाइम तक किया उन्होंने, खरीदारी की होगी, उसके बाद उनकी भी सरकारी जॉब लग गई तो उन्होंने भी छोड़ दिया, और वो अपनी जॉब में बिजी हो गए। तो फिर मुझे लगा शायद कुछ नहीं होगा, मेरे जेठ जी ने भी छोड़ दिया था, ध्यान में आया तो फिर हम ऐसे ही मतलब लटक गए। और सुषमा जी मेरे को रोज फोन कॉलिंग, मतलब जब भी महीने में या 15-20 दिन में होती, या जब भी मतलब है कि मैसेज होते, तो हमेशा मतलब पूछते कैसे हो क्या हो। मतलब जब लॉकडाउन लगा, कोरोना काल आया, उसके बाद उनका फोन भी आया एक दिन। तो वो टाइम ऐसा था कि ऐसा लगता था कि कोई अपना है जो मुझे कॉल करता है। ऐसी स्थिति में पूछता है कि मुंबई के कैसे हाल है। तो उन्होंने मुझे पूछा क्या है वहां पे, कैसे चल रहा है, तो मैं वही बोलती थी, सब कुछ ठीक है अभी तक, तो घर में सब ठीक है। पर अपनी प्रॉब्लम वही होती थी, बोलते क्या कर रहे हैं, मैं बोलती थी मेरा सिर में दर्द हो रहा है, शुरुआत की बात बोल रही हूँ। तो बहुत सिर में दर्द होता था, मेरा यही एक चैलेंज था शुरुआती का। और वो हमेशा बोलती थी यार तुम्हारे सिर में दर्द, एक दिन कॉल किया, 2 दिन कॉल किया, तुम मैं जब भी कॉल करती हूँ तो हमेशा तुम बोलते मेरे सिर में दर्द हो रहा है, हाथ पैर जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो तुम आर्शन के प्रोडक्ट यूज करो। मैंने उनको बोला यार आर्शन के प्रोडक्ट तो मैं जरूर यूज करती, पर मैंने ये मुंबई जैसे शहर में आरसीएम कहाँ होगा, मुझे ये भी पता नहीं है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, फिर से दोबारा से 2-3 महीने बाद फिर से कॉल आती है, क्या कर रही हूँ, मैं बोली वही बात, वही हमेशा वही मेरा जवाब रहता था, मेरे सिर में दर्द है, मैं लेटी हुई हूँ। बाकी और कुछ काम नहीं था घर के काम के सिवाय, और सिर दर्द के सिवाय। तो फिर उन्होंने बोला कि यार तुम एक काम करो, तुम कैसे करके भी आरसीएम का ना तेल यूज करो, मेरा कहना मानो। मैं बोली मैं तेल यूज करने के लिए मैं तैयार हूँ, पर मुझे आरसीएम की पीयूसी नहीं, दुकान नहीं पता कहाँ होगी, कितनी दूर होगी, मुंबई जैसे शहरों में ट्रेन का सफर होगा, बस का सफर होगा, मैं अकेले नहीं जा पाती हूँ। तो उन्होंने बोला अपना एड्रेस मुझे भेजो, एड्रेस। मैंने बोला ठीक है मैं एड्रेस भेज दूंगी। तभी लॉकडाउन का टाइम था, और मेरे हस्बैंड जहाँ पे ड्यूटी करते थे वहां पे उनको रहने को दिया गया था गेस्ट हाउस में। तो कभी कभी मतलब महीने 3 महीने में आते थे, 10 दिन की छुट्टी घर पे। और वो 10 दिन उनका कंप्लीट होने वाला था, मैंने बोला जैसे ही मेरे हस्बैंड जाएंगे वैसे ही मैं आपको अपना एड्रेस भेज दूंगी। मैंने अपना एड्रेस भेजा तो तुरंत जहाँ उन्होंने एड्रेस निकाला और बोला कि ये आपका एड्रेस है पीयूसी का, तो आप कितनी दूरी पे है। मैं बोली ये तो आधे घंटे का रास्ता है, हम पैदल जाते हैं वहां पे, ऐसे टहलते टहलते चले चले जाते हैं। तो बोला अरे वाह तुम्हारा तो बहुत अच्छा है। मैं बोली ठीक है, हम मतलब देखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ शाम के टाइम। ऐसे ही बारिश का टाइम था, और 1-2 बहनें और थी, उनको लेके गई। मैं बोली यार मेरी सहेली बोल रही है कि यहाँ पे मुंबई में आरसीएम की दुकान है, और उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आप मेरे साथ में आएंगे क्या। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो एक बार देख के आते हैं। तो हम लोग गए, घूमते घूमते पैदल चलते चलते, और वहां पे पीयूसी मिली। और पीयूसी का आरसीएम का बोर्ड लगा हुआ देखा, और आरसीएम का बोर्ड तो यहाँ पे वहां पे है, और गए वहां पे। और उस पीयूसी में सिर्फ उसने किराने का सामान ज्यादा रखा हुआ, और आरसीएम के मतलब कुछ प्रोडक्ट, कुछ होते हैं ना, कुछ साबुन, 1-2 पेटी साबुन की रखी होगी, 2-4 नारियल के तेल, 2-4 वो हरी चाय पत्ती लाल वाली भी नहीं थी, और जिसका रेपर बाहर से लाल होता वो भी नहीं था। और तेल थे, तेल के डिब्बे थे, पाउच भी नहीं थे, बस उतने ही थे, बीज थे, और बर्तन धोने के साबुन थे। मैं बोली आरसन के हमको सामान लेना है। बोलता ये है। मैं बोली इतने ही सामान है कि, बोलता हाँ यही है, अभी तो फिलहाल इतना ही है। और वैसे भी जिसकी वो पीयूसी थी वो ना गांव चले गए थे लॉकडाउन में, उन्होंने जो बच्चा कुचा सामान था वो अपने दोस्त की दुकान में रखने को दिया था, किराने वाले के पास।
तो हम वहां से फिर भी लेके आए सभी तीनों एक एक तेल के डिब्बे और एक एक चाय पत्ती। तो तीनों का सामान 2300 का हुआ। और 2300 का होने के बाद मैं घर पे आई। और मैंने उस दिन अपने हस्बैंड को भी नहीं बोला मैं सामान लेने जा रही हूँ। और मैं लेके आई और सुषमा जी को फोन किया कि मैं सामान लेके आ गई हूँ। बोला अच्छा तुम सामान लेके आ गए तो ठीक है अपने डॉक्यूमेंट भेज दो। मैं बोली डॉक्यूमेंट में अपने मन में फिर से वही घबराहट, क्योंकि हस्बैंड ने भी मना किया था कि मतलब है कि कुछ है नहीं आरसीएम और डॉक्यूमेंट आधार कार्ड भी मांग रहे हो तो क्या पता कुछ है ना। मैं बोली यार, फिर मैं थोड़ा घबरा गई। तो मैं थोड़ा रुक गई, मैं सोची, फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर आपको इतना सोचना पड़ रहा है तो एक काम करना, आप पीयूसी वाले को मेरा आईडी नंबर देना, जो मेरी आरसीएम की आईडी है वो देना। और उनको बोलना जो सामान आपने लिया है उसको इस आईडी में डाल देना, चढ़वा देना। फिर मेरी समझ में आया, मैं बोली ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं मुंबई में सामान ले रही हूँ, आरसीएम की आपकी आईडी देहरादून में लगी हुई है और सामान आपकी आईडी में चढ़ाऊं, इसका मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट तो है। मेरा वहीं पे ना थोड़ा सा दिमाग है ना खुल गया, दिमाग की बत्ती खुल गई। मैं होता है ना दिल से कि यार कुछ तो फायदा है, मतलब है कि जो बोल रहे हैं कि मेरी आईडी में चढ़वा देना। तो मैं बोली नहीं नहीं, मैं तुरंत अपने डॉक्यूमेंट भेज दी। और मैं बोली लगा दो मेरी आईडी। और आईडी लगाने के बाद मैंने हस्बैंड को बोला, बोलते मर्जी तो अपनी करती है पर पूछती जरूर है एक बार। मैं बोली मैं गलत नहीं करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे सुषमा जी पे बहुत भरोसा है, क्योंकि मैं उनका बैकग्राउंड जानती हूँ। और सिस्टम पे भरोसा तो होगा ही, क्योंकि जब मेरी ग्रेट अप्लायंस जब सुषमा जी है ना, पढ़ी लिखी, मतलब पूरा उनका फैमिली बैकग्राउंड मैं जानती हूँ उनको, तो वो थोड़ी ना ऐसा काम करेंगे। उनके लिए यही काम रह गया था क्या। तो मैं प्रोडक्ट के लिए ज्वाइन हुई थी वहां पे। और उसके बाद ज्वाइन हुई, उसके बाद मैंने सुषमा जी को बोला भाई देखो, मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ आरसीएम में, आप बोल रहे यहाँ पे इनकम भी आती है, यहाँ पे लोगों को भी बोलना पड़ता है। तो मैं बोली मैं लोगों को भी नहीं बोलूंगी, और मैं इनकम, मुझे तो नहीं लग रहा मैं इनकम यहाँ से ले पाऊंगी। पर मैं ये जरूर करूंगी, सामान जरूर लाऊंगी यहाँ से और खाऊंगी। आपने बोला अच्छा है, मैं आप पे भरोसा करती हूँ और मैं यूज करूंगी, अच्छा लगेगा मैं जरूर खाऊंगी, मैं बाहर से भी खा ही रही हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। और अपलाइन कहाँ मानती है ना, हर किसी की अपलाइन ऐसी होती है। तो जो नहीं है ना, ऐसा मत सोचे कि हमारी अपलाइन कितनी बार बोलती है मीटिंग में आओ, जूम पे आओ, जूम पे आओ। तो मेरी अपलाइन ने भी वही किया, सुषमा जी ने किया। तभी 2:30 बजे का सेशन चलता था, शनिवार और संडे को, और टाइगर टीम का। तो उसमें बोला कि ये लिंक है, आप जूम ऐप डाउनलोड कर लो। तो मन नहीं माना और जूम भी डाउनलोड कर दिया, लिंक भी ज्वाइन कर दी, मीटिंग भी सुन ली। पर मुझे ना मीटिंग अच्छी लगने लगी वहां पे। अच्छी पहले पहले क्यों लगने लगी, क्योंकि वहां पे सब उत्तराखंड के लोग थे, गांव के लोग दिखते थे यहाँ पे। और ऐसा अपना गांव का जो मतलब सीन दिखता था ना, तो याद आती थी, ऐसा लगता था अपने ही गांव में हम लोग हैं। तो मतलब फिर मुझे अच्छा लगने लगा। और धीरे धीरे मैं मीटिंग सुनती रही। और जैसे मैसेज लेते थे ना, जब किसी नए व्यक्ति का मैसेज लेने को अगर नाम दिया जाता ना कि अपना नाम परिचय दो, किसके माध्यम से आए, तो वैसे ही मुझे बोला गया। तो मैंने नाम परिचय किया, उसके बाद मुझे कुछ बोलना नहीं आया, पर मुझे अच्छा लगा। अपना परिचय देने के बाद मुझे अच्छा लगा। तो मैं नहीं लोगों को यही बोलना चाहूंगी, जब भी आपका नाम लिया जाता है तो अपना परिचय जरूर दे, अपना मतलब माइक और वीडियो ऑन जरूर करें, क्योंकि अच्छा लगेगा आपको अपनी अपलाइन से बात करके, जो भी वहाँ पे मीटिंग लेती है। तो मैं ज्वाइन करते करते मुझे अच्छा लगा, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है एक काम करो, आप अपनी लिस्ट बना दो, अपनी सपनों की लिस्ट और अपने प्रोस्पेक्ट, अपने जानकारों की लिस्ट बना दो। मैं बोली जानकार तो बहुत है मेरे मतलब बहुत ज्यादा है ना, मैं कर लूंगी। मैंने बनाई 50 लोगों की लिस्ट, अभी तक भी मेरे पास वो लिस्ट है। जो आए उस पे टिक किया, जो नहीं आए उस पे उसको रहने दिया। और पहली दूसरी लिस्ट में जो मेन लोग थे ना, वो आए ही नहीं, है ना। शुरुआत में ऐसे चैलेंज आते हैं जिन पे भरोसा होता है ना हमें कि भाई ये तो मेरा अपना सगा है, इसके साथ हम इतने सालों से बात कर रहे हैं। एसटीडी कॉल करते थे, मुंबई से इतना बिल आता था ना, कई बार फोन करते करते हमें पता भी नहीं चलता था कि कितना टाइम हुआ है, कितना बड़ा बिल आया। और एसटीडी वाला थम वो पेप्सी की बोतल लेके ना पिला देता था, ये लो भाभी जी, यहाँ पे मुंबई में भाभी जी बोलते हैं, पी लो आप ठंडा। तो मतलब इतना बिल हम लोगों से बात करने में निकाल देते थे। तो वो लोग आए नहीं। पर उसके बाद शुरुआत फिर से, ऐसा नहीं है कि मैंने हार मानी होगी, शुरुआत की जब मैंने ऐसे ऐसे लोगों को बोला, तब मैंने अपने मायके से शुरुआत की थी, पर मैं फिर ससुराल में चली गई। ससुराल में जितने भी लोगों लोगों को मैंने बताया है,
मैं सच कह रही हूँ। मैंने जब से शुरुआत की है ना, मेरे ससुराल में जिसको भी मैंने बोला, सब ने मेरे साथ दिया है। भले उसने काम किया नहीं किया, आज वो सिस्टम छोड़ के चला गया, वो मेरा साथ उन्होंने दिया। जैसे ही मैंने बोला, ज्वाइनिंग मेरी आने लग गई है। तो पहली ज्वाइनिंग मेरे दूसरे महीने से हुई थी, पहले महीने मेरी एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। तो फिर मैं धीरे धीरे, मतलब है कि शुरुआत से ही मैंने काम किया है सुषमा जी के साथ। और मेरी अचीवमेंट आई है सातवें महीने में। और लोग आजकल ना एक ही महीने में ज्वाइन कर रहे हैं, एक ही महीने में बिगनर भी जा रहे हैं। मैंने 7 महीने लगाए हैं बिगनर बनने के लिए, और 5-5 ज्वाइनिंग का मैंने टारगेट भी कंप्लीट किया था। जितना आता था ना टारगेट, तुम्हारा 5 ज्वाइनिंग का टारगेट, इस महीने 2 महीने मैंने 5-5 ज्वाइनिंग का टारगेट भी कंप्लीट किया। फिर भी मेरा बिगनर नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? वो टाइम पे कैसा था, 1000 रुपए का सामान लेके आते थे, और पीवी होती थी, कभी कोई तेल का डिब्बा उठा के लेके आता, एक सर्फ का पैकेट लेके आता, 2 नमक के पैकेट लेके आता, तो उसमें पीवी 350-400 भी नहीं हो पाती थी। और आज का बहुत शानदार दौर चल रहा है आरसीएम का। 2000 की अगर कोई खरीदारी करता है तो 1000 पीवी तो बनती ही बनती है। अगर हम 10 लोगों को ज्वाइन करते हैं, 1500-1500 में उनको लाते हैं, तो 1500 पीवी वैसे भी हो, 2000 में 20,000 पीवी वैसे भी हो जाता है ना। धीरे धीरे कर आपने लगा के, बिगनर तो एक ही महीने में चला जाता है इंसान। पर वो टाइम बहुत चैलेंज था। और मैंने शुरुआत, जब बिगनर की याद मुझे आज भी है, जब सेलिब्रेशन होता है तो भैया ने बोला कि सबके सेलिब्रेशन, और मेरे समय पे भैया ने एक एक बात ऐसी बोली कि मुंबई से प्रियंका रावत बिगनर पिन अचीवर, बहुत बहुत बधाई। पर बहुत बड़े चैलेंज के साथ और संघर्ष के साथ इसका बिगनर हुआ है। सच में हुआ है। मैं आज ना, मैं बोल रही हूँ टेक्निकल पहुंच गई, पर्ल स्टार पर्ल पहुंच गई। इतना मुझे चैलेंज यहाँ तक पहुंचने में नहीं आया जितना मुझे बिगनर बनने में आया, है ना। तो यहाँ पे कहानी के माध्यम से यही बोलना चाहूंगी, शुरुआत के सभी के साथ ऐसे ही चैलेंज आएंगे। ये नहीं सोचना कि आगे आगे भी ऐसे ही चैलेंज झेलने पड़ेंगे, नहीं। आप टिके रहना, आप बने रहो। और यहाँ पे मैं बनी रही, हमेशा अपने अपलाइन की गाइडलाइन में चलती रही। जैसे जैसे सुषमा जी ने बोला, जैसे जैसे भैया जी ने बोला, वैसे वैसे करती गई। और एक दिन फिर, मतलब भैया जी का कॉल आता है, आपने आशीष आशीष भैया जी का कॉल आता है बिगनर बनने से पहले। और उन्होंने बोला, वेलकम कॉल किया, और बोला कि मेरे से बात की। बोले कैसे हो, क्या हो, कहाँ से हो, कितनी पढ़ाई लिखाई, कितनी एजुकेशन किया, मतलब पूरा जो पूछते हैं। तो मैंने सब कुछ जवाब तो दे दिया, और भैया की कॉल रिकॉर्ड कर दी कि भैया क्या क्या बोल रहे हैं। मैं पहले पहले कॉल रिकॉर्ड जरूर करती थी। तो भैया ने मेरे को यही पूछा कि प्रियंका तुम कितनी पढ़ी लिखी हो। मैं बोली भैया, मैं, मतलब मुझे बोलना ही नहीं आया, गले में अटक गई जुबान कि कैसे मैं बोलूं अपनी पढ़ाई को लेके। मुझे बहुत शर्म आती थी, मैं सच में बोल रही हूँ आज, मैं गर्व के साथ बोल रही हूँ, मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ। पर वो टाइम ऐसा था ना, मैं बोल ही नहीं पाई। मुझे ऐसा लगा मैं कैसे बोलूं, मेरी जान निकल जाएगी मैं अपनी पढ़ाई को लेके अगर बोलूं तो, क्योंकि मुझे पता था ये सिस्टम में लोग पढ़े लिखे आ रहे हैं। तो भैया ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम इस अपनी पढ़ाई को लेके मत चलो, ये। कंटिन्यू। जी। तो भैया ने बोला तुम अपनी पढ़ाई लिखाई को लेके मत चलो। आ, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। और एक बात और कही जो आज तक भी मुझे याद आती है, जब मैं कभी भी निराश होती हूँ ना। कंटिन्यू प्रियंका जी, आप तो टाइगर टीम के लीडर हो। कंटिन्यू। तो भैया ने बोला कि तुम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ, अपनी कमजोरी को अपनी पहचान नहीं। तो सच में उस दिन से दिमाग में हमेशा ये चीज हमेशा रही, ये बात हमेशा रही कि जो मेरी कमजोरी है ना, उसको मैंने ताकत बनानी है किसी भी हाल में। चाहे मुझे आए ना आए, मैं अपने अपलाइन को रात दिन परेशान करती थी सुषमा जी को। जितना परेशान मैंने किया होगा उतना तो किसी ने भी नहीं किया होगा। और
बात हमेशा भैया की यही याद रही हमेशा, कि मेरी जो कमजोरी है ना, जिसको लेके मैं शर्म करती हूँ, कि मेरी पढ़ाई बहुत कम है। लोगों को देखे यहाँ जितने भी लोग आते हैं टीम में, बहुत शानदार लोग आ रहे, पढ़े लिखे लोग आ रहे। तो तो उसी दिन से ऐसा लगा कि भैया अब तो किसी भी हाल में मुझे छोड़ना नहीं है। और सुषमा जी ने तो पूरा साथ दिया है। रात रात हम बातें करते थे। जब एक टाइम ऐसा आया कि मैंने 2-3 ज्वाइनिंग सुषमा जी को दी लगाने के लिए, तब उन्होंने बोला अब आपको भी ज्वाइनिंग लगानी पड़ेगी। मैंने बोला आप कैसे बात कर रहे हैं, मैं आश्रम की, मैं ज्वाइनिंग कैसे लगाऊं?" तो सुषमा जी ने बोला कि नहीं, आप तो आपको लगाना पड़ेगा। आप एक काम जरूर करो, मैं आपको वीडियो कॉलिंग करती हूँ। उन्होंने मुझे रात 11 बजे वीडियो कॉलिंग की, और वीडियो कॉलिंग दूसरे फोन पे किया, और दूसरे फोन से मैंने अपनी आईडी लगाना शुरू कर दिया। और वो फोन इतना, मतलब नया फोन लेके हमने उस पे आईडी लगाई थी, आज भी हमें याद है। और नया फोन क्या होता है ना, सेट नहीं होता है वो, उस पे टाइम लग जाता है, और उसने कंटिन्यू ही नहीं किया। मतलब वो हुआ ही नहीं, 1 घंटा 2 घंटे हो गए, 1 1:30 बज गया, पर हुआ ही नहीं। मैं बोली यार ये हो ही नहीं रहा, ये कंटिन्यू नहीं हो रहा है। तो बोलता क्या दिक्कत हुई होगी। मैं बोली देखते हैं क्या होता है। मैं बोली एक बार मैं पुराने फोन में कर लूं क्या? तो उन्होंने बोला हाँ कर लो। पुराने फोन में जैसे ही किया तो वो तुरंत लग गई आईडी। और वो बधाई देने लग गई मुझे कि तुम तो बाप रे, तुमने कर दिखाया। तो मैं अपने चैलेंज के बारे में ये जरूर बोलना चाहूंगी। शुरुआती चैलेंज था मेरा अपना खुद का, है ना, जो खुद का चैलेंज होता है। लोग बोलते हैं ना कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं, तुम कर सकते हो। मेरा भी वही था शुरुआत का। मेरी कहानी जिससे ये जरूर सीखना कि जितने चैलेंज दीदी के रहे होंगे ना, आज मतलब ऐसा मुकाम हासिल किया कि सभी को लगेगा कि नहीं ये ऐसे ही हो गया होगा। ऐसे नहीं होता है ना। वो शुरुआत के चैलेंज सबसे पहले ये था कि मैं फोन चलाना भी नहीं जानती थी। फोन चलाना नहीं जानती थी पूरा, मैं सच बोल रही। व्हाट्सएप पे डीपी भी नहीं लगाती थी, शर्म आती थी, लोग बोलेंगे कि उसकी बीवी डीपी लगा रही है ना। सच बोल रही, स्टेटस तो दूर की बात है। तो ये सिस्टम की देन है। आज खुलेआम अपने स्टेटस लगाती हूँ, डीपी मन में जो आए लगाती हूँ। और आज अब मैंने फेसबुक भी खोला था आईडी, और उस पे भी मैंने भगवान रामचंद्र जी की फोटो लगाई हुई है, आज भी मेरी वही आईडी है। और मैं जब स्टार्टर बनी थी ना, मैंने सुषमा जी को बोला क्या मैं इसको फेसबुक में डालूं क्या? सुषमा जी ने बोला अरे क्यों नहीं, डालो आप। मैं बोली यार लोग बोलेंगे कि, लोग कुछ नहीं बोलता, आप डालो तो सही। तो मेरी पहली फोटो स्टार्टर की है फेसबुक में। और आज मेरा पूरा फेसबुक मतलब अपनी फोटो से, अपने आश्रम के सब जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं उसके है। तो मैं सच बोल रही हूँ, ये ताकत है सिस्टम की, ये ताकत है मेरी अपलाइनों की। और उसके बाद चैलेंज आता है अपलाइन देहरादून में, है ना। आप सभी जितने भी यहाँ पे नए साथी होंगे या सीनियर साथी भी, कितने लोगों का रोना होता है ना, अरे हमारी अपलाइन, हमारी अपलाइन, तुम्हारी अपलाइन तो कम से कम तुम्हें साल भर में तो मिलती होगी, सेलिब्रेशन प्रोग्राम में तो मिलती है ना कम से कम। जो दूर भी है ना, चाहे रुद्रप्रयाग वाले हैं, चाहे उत्तरकाशी वाले हैं, चाहे चंबा वाले हैं, चाहे कोटद्वार वाले हैं, साल भर में 2 बार तो मिल ही रहे आप, है ना। पर मेरी अपलाइन 4 साल तक नहीं मिली थी मेरे को। 4 साल में रॉयल्टी गई। रॉयल्टी के बाद गांव गई थी पिछले साल, और रॉयल्टी का सेलिब्रेशन, स्टार गोल्ड का सेलिब्रेशन हुआ था तिलवाड़ा में। वहां पे पहली बार भैया और सुषमा जी को मिली। तो तो पता चलता है अपलाइन क्या होती है। उसके बाद मैं दोबारा टेक्निकल हुई। जब दोबारा मिली तो टेक्निकल थी। हम उदयपुर में मिले भैया और सुषमा जी। 2 ही बार मैं अपने अपलाइन को मिली हुई हूँ। कभी भी अपलाइन का रोना मत रोए। हमारे अपलाइन हमारे साथ दिन रात है। सच बोल रही हूँ मैं, ऐसा नहीं लगता हम इतनी दूर है, मुंबई में है, देहरादून में है। आपकी तो अपलाइन आजू बाजू में है, कहीं पे भी है, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। मुझे नहीं मिलती थी। फिर दूसरा चैलेंज था मेरा मुंबई का सफर। जब मेरी टीम में लोग आए यहाँ पे, बहुत शानदार, मेरी लीडर मेरी बहनें आई। उन्होंने जब यहाँ पे, मैं शुरुआत की बात कर रही हूँ, डिस्प्ले वॉल खोली थी विजय लक्ष्मी बहन ने। तो उनका मेरे को फोन आया।
बोला कि तुम हमारी लीडर हो, तुम्हें मेरे घर पे आना ही होगा डिस्प्ले वॉल के लिए। मुझे उतना गुस्सा आया विजय लक्ष्मी बहन को देखे, तुम कैसा बोल रही कि मैं वहां, मैं तो ये भी बोली तुमको नहीं करना हर्षम, बिल्कुल भी मत करो, मैं नहीं आ सकती हूँ इतने दूर, मैं बिल्कुल भी नहीं बाहर जा सकती थी। क्योंकि मेरा आना जाना बाहर हमेशा अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ जहां भी जाना होगा, और नहीं तो मैं घर में, मैं कभी अकेले अपने जो मेन मार्केट हमारा होता है ना, वहां भी नहीं जाती थी। मैं रिक्शा पकड़ के जाती थी, अगर कहीं भी जाना होता दो चार साथियों को साथ में लेके जाती थी, पर अकेले मैं कभी रिक्शे में भी नहीं गई, बस तो दूर की बात थी ना। तो उन्होंने बोला आना ही पड़े, पर मैं नहीं गई, मैं सच में बोली, मैंने वो टाइम मना कर दिया, मैं बोली मैं नहीं आने वाली हूँ, मैं नहीं आई। और सरस्वती पटोला दीदी बरोबर वहां तक पहुंची, और उन्होंने उसका डिस्प्ले वॉल का खूब मतलब सेलिब्रेशन किया। पर जो उनके अप्लाई थी वो गई ही नहीं। अब बताओ साथियों कितना चैलेंज मेरे साथ था, क्योंकि आत्मविश्वास जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना वो खुद पे नहीं था, है ना। और सब कुछ होने के बावजूद, मैं ये नहीं बोलूंगी मेरे को किसी चीज की कमी, सब कुछ ठीक ठाक, मतलब जो एक महिला को मिडिल क्लास वालों को वालों के पास जो रहता है ना, सब कुछ है मेरे पास। पर जो आत्मविश्वास, जो खुद पे भरोसा होता है ना, वो था ही नहीं मेरे पास। खत्म हो चुका था शादी के बाद। शादी से पहले तो बहुत कॉन्फिडेंस लेवल हाई था मेरा, सुषमा जी को पता है, पर उसके बाद खत्म हो चुका था कि ऐसी जिंदगी अब जीनी है। फिर उसके बाद विजय लक्ष्मी बहन फिर से दोबारा हमारे जो टाइगर टीम, तभी मैं रनर पिन बनेगी, और रनर पिन की ट्रॉफी लेके आई थी सरस्वती बुटोला दीदी। और सरस्वती बुटोला दीदी तभी आई और बोली कि विरार वाले के घर पे सेलिब्रेशन करना है, मतलब विजय लक्ष्मी के घर पे। फिर से विजय लक्ष्मी का कॉल आता है कि तुमको मेरे घर पे आना ही होगा। फिर मेरे को वही टेंशन, यार ये कैसे। पहली बार मैं उस दिन गई यहाँ से, और यहाँ से गई ना जब मैं घर से, अपने चैलेंज के बारे में जरूर बताना चाहूंगी। सब एक जैसे नहीं रहते हैं लोग, मेरे जैसे भी बहुत सारी बहनें होंगी जिनके अंदर ना आत्मविश्वास नहीं होगा। मैं गई यहाँ से मैं अपने बेटे को साथ में लेके गई रिक्शे से, और स्टेशन तक। वहां पे मैंने क्या किया, स्टेशन तक पहुंची, जहां पे रिक्शा खड़ा होता है ना, वहां पे मैंने सरस्वती बुटोला दीदी को बुलाया कि तुम यहाँ पे आना, तब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। उसके बाद सरस्वती दीदी ने टिकट निकाले होंगे, ईस्ट वेस्ट किया होगा, मुझे ये भी नहीं पता था ईस्ट वेस्ट क्या होता है, कहाँ से ट्रेन पकड़नी है। उसके बाद हम दोनों चले गए, और दोनों गए, फिर दीदी मेरे को छोड़ने, फिर से छोड़ने दीदी मेरे घर तक आई उस दिन। ये भी नहीं कि मुझे उसी स्टेशन तक छोड़ा होगा और फिर रिक्शा पकड़ाया होगा, नहीं, मेरे को छोड़ने मेरे घर तक आई। इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर, मैं सच बोल रही हूँ। और आज की बात बताऊं ना, जो परसों प्रोग्राम हुआ था 20 तारीख को, मैं यहाँ से अकेले गई हूँ, और अकेले तो गई, मैं बस में गई हूँ, और बस से मैंने अपना टिकट निकाला, ईस्ट वेस्ट मुझे पता चल गया, मैंने कहाँ से मैंने वहां की ट्रेन पकड़नी है, और कहाँ से मैंने जाना है। मैं वहां से गई चर्च गेट, और चर्च गेट पे उतर के मैंने दीदी लोगों को कॉल किया, वो पहुंचे नहीं थे। तब तक हमारी और हेमंती बुटोला बहन वहां तक पहुंच गई थी, हॉल के नजदीक, तो उन्होंने बोला आप आ जाओ, हम यहाँ खड़े हैं। तो मैंने वहां से टैक्सी पकड़ी, और मैं हॉल में पहुंच गई। हॉल में पहुंचने के बाद फिर हम वहां पे रहे, उसके बाद में फिर से मतलब वो जहाँ पे प्रोग्राम था वहां से अकेले बस में चढ़ी। ऐसी बस थी ना, फुल हो रखी थी, जिसमें चढ़ने को भी नहीं हो रहा था, और उसी बस में घुस के मैं सीढ़ी पे खड़ी होके और चर्च गेट स्टेशन तक पहुंची। और स्टेशन से पहुंचने के बाद वहां पे 2 ट्रेनें लगी हुई थी, मैं अकेले कभी नहीं जाती हूँ, ये सबके लिए मैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो 2 ट्रेनें लगी हुई थी, पहले एक ट्रेन के पास गई, वो देखे तो वो तो एसी वाली ट्रेन थी। फिर वहां से दूसरे प्लेटफॉर्म पे गई, तब तक वो दूसरी ट्रेन भाग भाग गई। फिर तीसरी ट्रेन आती है, जब तक मैं वहां तक पहुंचती, और तब तक मेरे हस्बैंड का फोन आता है कि एक गोरेगांव वाली है, एक बोरीवली वाली आएगी, तो उसमें आ जाना आप, बिरार वाली में मत आना, मतलब यहाँ का जो हमारा सफर है। तो मैं बोली ठीक है, मैंने तीसरी पकड़ी। जब तक मैंने तीसरी पकड़ी, तब तक लोग, जो पूरी सीट होती ना वो फुल हो गई, बैठने की जगह ही नहीं मिली। और मैं खड़े खड़े वो डंडा पकड़ के अपने स्टेशन अंधेरी में पहुंची। और अंधेरी में पहुंचने के बाद एक और चीज है ना, जो मेरे लिए बहुत बड़ी है, जो इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी होती ना, मेरा डिब्बा वहां पे खड़ा हुआ है, जहाँ पे लोग, मैं कभी उतरती भी नहीं, और मैं उस सीढ़ी से चढ़ती भी नहीं हूँ, मुझे डर लगता है वो सीढ़ी से भी।
तो अब मैं बोली सब लोग इस सीढ़ी से जा रहे हैं और मैं फिर वो पैदल वाली सीढ़ी आगे मेरे को जाना पड़ेगा। मैंने फिर वही सीढ़ी, अपने आप को, मैं टाइगर टीम की शेरनी हूँ खुद के अंदर, सच बोल रही हूँ मैं। मैंने बोला मैं टाइगर टीम की शेरनी हूँ, अब तो मैं चढ़ूंगी ही चढ़ूंगी इस सीढ़ी में। मैंने पैर रखा, हाथ रखा, सीधे ऊपर चढ़ गई। और फिर नीचे मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए थे, तो घर पहुंच गई। आज का कॉन्फिडेंस लेवल ये है। और वो टाइम में बोल रही ना, मैंने विजय लक्ष्मी को बोला मैं नहीं आऊंगी, तुम्हारे डिस्प्ले वॉल ओपन हो, तुम काम करो ना करो, मुझे नहीं बुलाना है आपने। और आज मैं सोचती हूँ जो मेरे को बुलाए मैं उनके घर में जाऊं। तो ये आरसीएम सिस्टम की ताकत है। सच में जो अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई जो हो रहा है ना आज, हर बहन के अंदर होगा, ये सिर्फ मेरे ही अंदर नहीं हुआ है, ये सबके अंदर होगा। और सब करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा सबको मेरी कहानी याद आएगी। तो शुरुआत में ये अपना मतलब है कि कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं था। और उसके बाद सीखते सीखते आप सभी को पता होगा स्टार पद तक पहुंची हूँ। एक ही महीने में अपलाइन की आशीर्वाद से, मेरी पूरी टाइगर टीम के सहयोग से, और मेरी जो खुद का ग्रुप है दोनों ग्रुप के सहयोग से, दोनों का ग्रुप का जितने भी यहाँ पे चाहे 100 पीबी वाला हो चाहे 10,000 पीबी वाला है, उनका धन्यवाद करती हूँ। एक ही महीने में स्टार पर्ल मैंने ये अचीव की है। और उस स्टार पर्ल की जो इनकम आई है, पहली इनकम जो आई है शुरुआत में 352 रुपए की आई थी। और आज जो स्टार पर्ल की इनकम आई है वो 1,54,388 रुपए की आई है। पहली इनकम 352 की थी और आज 1,54,388 रुपए की आई है। बताओ साथियों, जो महिला घर से बाहर नहीं जाती, अपनी टीम को नेगेटिव कर रही, तुमको नहीं करना है मत करो, पर मुझे मत बुलाओ। उस महिला की आ सकती है, वो महिला कर सकती, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आज के दौर में जितनी भी बहनें मेरी स्क्रीन पर दिख रही है, भाई दिख रहे हैं, सभी कर सकते हैं। हर किसी के लिए सिस्टम एक जैसा है। भरोसा करना है खुद पे, सबसे पहला भरोसा अपलाइन पे जो हमें इस सिस्टम में लाता है वो, फिर उसके बाद जो हमारा सिस्टम है, और उसके बाद खुद पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा। अगर हम खुद पे भरोसा नहीं करेंगे ना, नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं बढ़ पाते आगे। हमारा ना जो हमारे अंदर जुनून होता है ना, हम उसको जगाते नहीं है। और अगल बगल पड़ोसी या कुछ लोग ऐसे आते हैं जिंदगी में, नेगेटिव लोग, कि अरे आरसीएम कुछ नहीं होता है, हाँ हमने भी करके छोड़ा है, कुछ ऐसे नेगेटिव बातें बोल देते हैं और हमारे अंदर वही चीजें घूमने लगती है। तो हम सोचते हैं हम गलत रास्ते में फंस गए। हम कामयाब लोगों को नहीं सुनते हैं जो मीटिंग में आज चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं 1,54,000 की इनकम आ रही, 2.5 लाख की इनकम आ रही है, रिम्पी भट्ट बहन की इतनी शानदार इनकम आई है, हमारी संतोषी बहन, जितने भी हमारी ग्रेट अपलाइन में बीबी मेठानी भैया, जितने भी लोग हैं जितने काम कर रहे हैं, ये तो हाईएस्ट इनकम की बात करें, टेक्निकल अचीवर की बात सुषमा रावत की है, सबकी इनकम आई है, सबके घर में इनकम आई है। और आज लोग बोलते हैं ना कुछ नहीं है, अपलाइन का फायदा है, उसी का फायदा है, अरे हम खरीदारी कर रहे हैं उसी का फायदा। हमने ये कभी नहीं सोचा, अगर मैं ऐसा सोचती कि मेरी अपलाइन का फायदा है तो आज मेरा भी फायदा नहीं होता। आज मेरा भी फायदा नहीं होता। 1,54,000 मैं कहीं देखती? एक 8वीं पास महिला घर बैठे बैठे, कहीं जाती भी नहीं हूँ, बड़े बड़े सेमिनार होंगे महीने में कभी तो मैं तब चली जाती हूँ, बाकी तो मैं कहीं जाती नहीं। मैंने घर से, पर ये जरूर किया है, घर से काम किया है। ये मत सोचना प्रियंका बहन कहीं नहीं जाती है और उसका खुद ही हो जाता है। अप्लाई नहीं किया होगा, टीम अच्छी मिली है, टीम अच्छी नहीं मिलती है, लोग अच्छे नहीं मिलते हैं हमें, उनको अच्छा बनाना पड़ता है। कितने लोग तो इतने आड़े टेढ़े मिलते हैं ना, जिन अपनी टीम में भी, उनको सही रास्ते पे लेके जाना पड़ता है। और कुछ लोग अच्छे भी होते, मैं ये नहीं बोलूंगी, टीम में कुछ लोग अच्छे भी है, बहुत सारी बहनें अच्छी है, बहुत। पर कुछ लोग इतने सवाल जवाब करते हैं ना, उनके सवालों के जवाब दे दे के भी हम कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं कि क्या है आरसीएम, कुछ नहीं है आरसीएम। और जिनको समझ में आया होगा ना, बहुत कुछ है आरसीएम। आरसीएम मैं बोल रही ना, अब तो ना चाहते हुए भी हम कभी आरसीएम के बारे में ये भी नहीं सोच सकते कि हम छोड़ेंगे। और आरसीएम अगर हम छोड़ने की बात करें भी ना, जो इस सिस्टम में आगे बढ़ने की कोशिश, आपको आरसीएम छोड़ने वाला नहीं है। एक कदम आप बोलेंगे ना, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो हमारी अपलाइन बोलती है तुम आगे बढ़ना चाहती है, हमारा पूरा साथ तुम्हारे साथ में है। सच में। तो हमेशा सीखा है अपनी अपलाइन के साथ में। और जो मैं सच में बोल रही हूँ, खुद जो अपने चैलेंज थे वो तो अलग बात है। और मैंने जब
मुंबई जैसे शहर में मैं ये नहीं बोलूंगी मैंने अकेले दम पे किया है। जो मुंबई में मेरी टीम आज खड़ी हुई है ना, चाहे वो जो भी है, रॉयल्टी अचीवर मेरे टीम में है मुंबई में, स्टार रनर यहाँ पे है, ईगल मुंबई में है। चाहे डिजिटली किया होगा, टीम ऑल इंडिया में सबकी है, पर एक जो माहौल हमारा बनता है ना मुंबई टाइगर टीम की बहनों का, मैं सच में उनका भी धन्यवाद करती हूँ। जितना जिन्होंने यहाँ पे मुंबई जैसे शहर में ना टाइगर टीम का जलवा मेरे साथ में ना खड़ा किया है, और साथ में रहे हैं कि दीदी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं जा सकते, हम ऐसे प्रोग्राम में जाना चाहिए, वहां प्रोग्राम हो रहे, तुम आ जाओ, तुमको आना चाहिए, तुम क्यों नहीं आ सकती हो, अब हम तैयार हो, तुम आ जाओ। तो ये जज्बा है हमारी टीम का, टाइगर टीम का, इसका श्रेय जाता है मैं आदरणीय बड़े भाई आशीष वशीष भैया जी को, जिनकी गाइडलाइन में हम पल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि टाइगर टीम ना अप लाइन और डाउन लाइन नहीं देखती है, जो हमारा तालमेल रहता ना अपनी टीम के साथ में, टाइगर टीम जो है हमारी यहाँ पे आज इस मंच पे बैठी हुई है, पूरे लोग इतने अच्छे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का माहौल ऐसा है, अपलाइन और डाउन लाइन का जो तालमेल है ना हमारा, हम एक दूसरे के बिना कभी रहेंगे ही नहीं, जिंदगी भर हमें रहना है साथ में, और ये जिंदगी भर का हमारा रिश्ता बना हुआ है। बाकी दुनिया कोई साथ दे ना दे, पर ये रिश्ता हमारा ऐसा बना हुआ है जिसको हम चाह के भी नहीं छोड़ सकते हैं। अगर मेरा मन ना करे ना एक दिन बात करने का, तो टीम का कॉल आ जाता है, अगर मेरा मन एक दिन ना करे ना तो सुषमा जी का कॉल आ जाते हैं। तो मन की तो बिल्कुल भी नहीं सुननी आप चलना है सिस्टम से, सिस्टम अपने आप सबको ठीक कर देता है, और ये आरशम की ताकत है जो आज बोल पा रही हूँ ना, मैं सच बोल रही हूँ। बाकी तो आपने और कहानियों में मेरी कहानी सुनी होगी, पर ये जो मेरे चैलेंज थे ना खुद के, तो उन चैलेंज को मैंने आज आपके सामने रखे हैं सच में। और हस्बैंड का जो शुरुआत में एक चीज और बोलना चाहूंगी, मैंने 2-3 वीडियो में और सुना होगा आपने, शुरुआत में जब मैं होता है ना किसी चीज को करने जाते हैं और नहीं हो पाता है, बार बार सुषमा जी को कॉल करना पड़ता है, या अपने घर के भी कुछ चैलेंज आ जाते हैं, कवर नहीं हो पाता था मेरे से, नहीं कर पाती थी, तो मैं थोड़ा सा मतलब चिड़चिड़ापन हो जाता था। तो हस्बैंड ने बोला कि तुमसे आर्शन नहीं होगा, तुम मत करो, तुम एक काम करो, तुम अपने घर में जो है वो सब ठीक है, तुम करो, खाओ पियो, बच्चों को देखो, जो चल रहा है उसी में खुश रहो, किसी चीज की कमी नहीं है, बस तुम आरशम को छोड़ो। तो मैंने बोला आरशम, मैं मतलब गुस्से में एक दूसरे से बात करने लग गए, आरशम तो छोड़ ही नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, मेरा ही फोन ले लिया, और मेरे फोन से ना सारे जो आज नए वाले बहनें बैठी होंगे ना, जो पहली बार मुझे सुन रहे होंगे, मेरा ही फोन लेके मेरे को पूरे 2-3 ग्रुप, तभी शुरुआत में होते थे, ज्यादा भी नहीं थे, आज तो 25-26 ग्रुप है मेरे, तो तीनों ग्रुप से मेरे को लेफ्ट कर दिया, और बोला अब तो करना ही नहीं है आरसीएम को, ठीक है, मतलब मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा टेंशन, थोड़ा बहुत कभी आरसीएम का हो गया, कभी घर का हो गया, कुछ होता है शुरुआत में जब हम कर नहीं पाते, लोगों को बोलते, लोग मना करते हैं, हम ना निराश हो जाते हैं, और हस्बैंड को ऐसा लगता है कि यार इस आश्रम के बहाने लोगों को बोलना पड़ रहा है क्या, जिनको कभी नहीं बोलना उसको भी बोलना पड़ रहा है। तो शुरुआत में हमारे हस्बैंड चाहते हैं कि भाई इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसे लोगों के पास जाती है जो तुम्हें नेगेटिव करते हैं, तो इससे अच्छा तुम आश्रम करोगी मत। तो सच में उस दिन इतना बुरा लगा मुझे अपने हस्बैंड की बातों से भी, और जब उन्होंने मुझे ग्रुप से लेफ्ट किया, मैं सच में इतना रोई उस दिन रात भर, मेरे मुझे ऐसा लगा मेरी दुनिया ही इन्होंने मेरे से लूट ली है। तो मैंने ये जरूर बोला गुस्से में, तुम ठीक है, तुम आरसीएम के ग्रुप से मुझे लेफ्ट कर सकते हैं, मेरे मेरे दिल से तुम आरसीएम को लेफ्ट नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा दिन होता है, और सुषमा जी को फोन आता है, सुषमा जी का फोन आता है, तो फिर ऐसी बात होती है, तो ग्रुप से एक ही ग्रुप से उन्होंने देखा, तो उन्होंने पूछा तुम ग्रुप से लेफ्ट क्यों हुए। मैं बोली यार मैं गलती से हो गई, मैंने सुषमा जी को बताई नहीं ऐसी बात हुई हमारे साथ में, तो क्यों नहीं बताई, मुझे लगता था कि अगर मैं अपलाइन को बताऊं, तो हमारी अपलाइन जैसे हम भी है ना आज के दौर में, तो अगर कोई बोलेगा दीदी मेरा हस्बैंड ऐसे कर रहे हैं, बोले तुम्हें आर्शन नहीं करना है, वो हमारे चैलेंज को देख रहे, तो हमको इसलिए बोल रहे तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारा बस का नहीं है, सुषमा जी के जैसे क्यों सोच रहे तुम, सुषमा जी जैसे बनूंगी मैं, कैसे बनोगी, उनका बैकग्राउंड देखा, उनके पढ़ाई लिखाई, उनका एजुकेशन देखा, अपनी तुलना वहां कहाँ कर रही हो, नहीं कर पाओगे, ऐसा मैं मतलब मेरे साथ हुआ था। तो मैंने सुषमा जी को नहीं बताया, मैं बोली अगर मैं इनको बताऊंगी तो फिर ये मेरे को कॉल नहीं करेंगे,
ये बोलेंगे तुम्हारे हस्बैंड मना करे, तुम ठीक है राशन ही खाओ, बाकी कुछ मत करो। पर मैंने नहीं बताया। आज जब मैं यहाँ तक पहुंची है ना, तब मैंने जरूर ये बात रखी है कि मेरे साथ में ऐसे भी चैलेंज आए थे। आज मैंने जो भी कहानी अपनी बताई है, अपने चैलेंज के ही बारे में बताए हैं। और बाकी तो और कहानी आपने सुनी ली है। और फिर उसके बाद बहुत सारी कहानी है, लंबी चौड़ी बहुत है, पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, टाइम भी ओवर हो चुका है। मेरी कहानी जिन्होंने भी सुना है ना, मुझे ये नहीं लगता है कि मैं जिस हिसाब से बोली हूँ, मैंने आज शुरुआत से ही मैंने सुबह से सोचा था मैं चैलेंज के बारे में जरूर बताऊंगी। जो मेरे साथ चैलेंज आए ना, जो मेरे मेरे पे गुजरी है, वो मैं जरूर बताऊंगी, है ना। और इस सिस्टम के बारे में एक और बात जरूर बोलना चाहूंगी। जब मैंने सिस्टम, थोड़ा सा 2-3 मिनट और लेती हूँ। जब मैंने ये सिस्टम ज्वाइन किया था, 352 रुपये आए थे। जब मैं यहाँ पे ईगल पिन अचीवर बनी, और हमारी ना दुकान के भी चैलेंज थे। हमारा जो पीयूसी वाला मैंने आपको बताया, सामान भी नहीं रखता था। और ऐसा लगता था यार क्या करें हम, कैसे भी ऑनलाइन भी नहीं था। तो मैंने सर्च मार के अपना दूसरी पीयूसी सेंटर ढूंढा, उनसे बात की, उन्होंने बोला हम होम डिलीवरी करते हैं। इतने अच्छे है ना हमारे पीयूसी सेंटर वाले, मैं सच बोल रही हूँ। लोग लोगों के, बाहर की दुकान वाले ना, मैं सच बोल रही, कोई अच्छा रास्ता नहीं दिखाता है। पर हमारे पीयूसी सेंटर वाले जो रहते हैं ना, इतना अच्छा मोटिवेट मेरे को करते थे। और हमारे घर पे जब चाहे तब वो घर पे सामान पहुंचाते हैं। आज भी मैंने कल सामान मंगाया, आज भी सामान मंगाया। 500 का भी सामान रहेगा वो मेरे घर पे छोड़ के आते हैं। थोड़ा वो चैलेंज था। फिर मेरे हस्बैंड ने, जो मेरी इनकम शुरुआत में हुई थी, तो बोला था अब तो तेरी इनकम 5-6 हजार आना शुरू हो गई है। और आई 2-3 महीने तक लगातार आई, ईगल पिन के बाद बढ़ती इनकम आई। तो उन्होंने एक स्कूटी ले ली, वहां यहाँ से बोला क्या तेरी इनकम से हम मतलब कर सकते हैं इसको, स्कूटी ली। और स्कूटी लेने के बाद धीरे धीरे टीम बड़ी होने लगी, ऐसे प्रोग्राम में हम जाने लगे। और फिर प्रोग्राम के लिए जब हस्बैंड की कभी छुट्टी होती तो बोलते यार ये तो दिक्कत हो गई, कभी बारिश होती है, कभी धूप होता है, कभी ट्रेन का सफर करना पड़ता है। तो हमने एक छोटी सी गाड़ी भी ली है, मैंने अभी तक बताया नहीं, मैं सोची कुछ मैं बड़ी कार लूंगी तभी मैं बताऊंगी। मैंने एक गाड़ी भी ली है, जिसमें हम लोग छोटा मोटा सफर कर लेते हैं, अपनी टीम जब जहाँ जाना रहता है साथ में चले जाते हैं। तो ये सिस्टम की देन है। यहाँ से कभी सपने नहीं देखे थे कि गाड़ी भी हम लेंगे। दो दो घर तो थे अपने नाम पे। और घर जो था ना, जिस घर में आज रहती हूँ, मैंने कल के प्रोग्राम में भी बोला है, उसमें लोन लिया था हमने 30 लाख का। तो उस लोन के कारण हम कुछ कर नहीं पाते थे, ऐसे छोटे मोटे काम नहीं कर पाते थे। पहले लोन चुकाना होता था, लोन चुकाया, उसके बाद लोन चुकाना होता था। आदमी की पगार में अपना एक कमाने वाला रहता है, दो दो बच्चे पढ़ाई वाले रहते हैं, लाइट का बिल भरो, पानी का बिल भरो, घर का खर्चा करो, सब होता है। तो कितना कर पाएगा एक कमाने वाला, नहीं कर पाता था, नहीं पूरा होता होता था। तो उसके बाद और अच्छी इनकम आने लगी, सबकी आएगी। मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ जितने भी यहाँ पे आज बैठे हुए हैं, सबकी आएगी, मेरी आ सकती है। तो धीरे धीरे जो हमारा 30 लाख का लोन था वो कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया। और हमने इस मार्च महीने में वो 30 लाख का जो लोन जितना भी बचा था, सब मेरी इनकम से उसको फाइनल कर दिया। मेरी एक साल की इनकम 6 लाख प्लस हो गई थी। और मैंने उसको कभी खर्चा नहीं किया, मैंने बोला इससे मैंने अपना लोन लोन जो हमने लिया था घर का, उसको जमा करके एक ही साथ हमने उससे हमने फाइनल करना है। तो इसके लिए मतलब इतना सारा आरसीएम ने दिया है ना। तो आरसीएम बहुत कुछ देता है, दिल से करो, अपनी अपलाइन का कहना मानो, जो अपलाइन बोलते हैं वो करो। पर अपने अंदर एक जुनून जरूर जगाना है कि भाई मुझे आरसीएम में कर सब सफल होना है। मेरी अपलाइन जब सफल हुई है, मेरी दीदी सफल हुई है, तो मैं क्यों नहीं सफल होती है। कम पढ़ी लिखी सफल हो सकती है, हमारी आदरणीय सुषमा बिष्ट जी सफल हो सकती है, जिनके पास सारे मतलब ई टेक बी टेक, मुझे तो बोलना भी नहीं आता है, आप सभी को पता होगा ना। है ना, सब है उनके पास, सब टेक है, पर हमारे पास एक ही टेक है आरसीएम का। उस टेक को दिल से करो। और दिल से अगर तुमने कर दिया ना, तुम्हारी सरकारी नौकरी भी तुमको छोड़नी पड़ेगी। जैसे हमारे मिरेकल मॉर्निंग में वो एयरफोर्स वाले चाचा जी हैं, सरकारी जॉब वाले हैं वहां पे, है ना, बहुत सारे हैं, नौकरी को रिजाइन दे रहे लोग। तो ऐसे ही सबके दिन आएंगे, सबके साथ अच्छा होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, लंबी चल गई मेरी कहानी। और वहाँ जो आपने मुझे कहानी बोलने का मौका दिया है, और आपका आशीर्वाद और आदरणीय बड़े भाई जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे,
सच में बोल रही हूँ, मुंबई में है ऐसा कुछ नहीं है, दूरी चलेगी पर दिल की दूरी कभी नहीं होनी चाहिए। हमारे मन भेद कभी नहीं होने चाहिए। कभी ऐसा नहीं होगा कि हम अपनी अपलायन के प्रति मतलब कि समर्पण की भावना नहीं रखेंगे। हमेशा रहेगा, जब भी हम किसी भी मंच पे जाएंगे तो टाइगर टीम और आदरणीय बड़े भाई और सुषमा जी का नाम हमेशा लेंगे। और क्यों नहीं लेंगे, जो वहां पे और दिल दिमाग में छपी हुई है, उन्होंने किया है हमारे लिए, है ना। जो आज ये मंच बनाए हुए ना, ये भैया के कारण है। जूम मंच जो जो जूम मंच बना हुआ है ना, वो भैया ने ही टाइगर टीम का निर्माण किया है। तो सबके दिलों में राज करते हैं, सबके दिमाग में राज करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया और सुषमा जी, आज जिन्होंने भी मुझे सुनाया है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी पूरी टीम का, मेरा पूरा दोनों ग्रुप का, जितने भी आज बैठे हुए हैं, आपका धन्यवाद। पूरा सहयोग, पूरा सपोर्ट मिलता है। कुछ नहीं आता था, आज ईमेल करना भी आता है। मेरी टाइगर टीम की बहनों ने सिखाया है, मेरी अपलाइनों ने सिखाया है, डिजिटली काम किया है और डिजिटली आज सब काम कर रही हूँ। ईमेल करना नहीं आता और सब कुछ मतलब जो होता है ना एक टेक्निकल काम, सब मुझे आता है। सुषमा जी ने पूरी कोशिश की है। और कभी कभी सुषमा जी को टाइम नहीं मिलता है ना, तो मेरी टीम में जो बहनें है ना पढ़ी लिखी, वो खतरनाक है, मैं पूछ लेती हूँ यार बताओ, उनको पता है दीदी की कमी क्या है, तो वो बता लेती है और मैं वो काम भी कर लेती हूँ। तो वो मेरे अंदर जब सीखने का जुनून हुआ होगा ना, तब मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अपनी डाउन लाइन से सीखूं। मुझे तो ऐसा लगता है मैं कहीं से भी सीखूं, पर सीखूं तो सही। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। और आपका साथ हमेशा चाहिए और हमेशा बना रहना चाहिए। आपका आशीर्वाद और भैया का आशीर्वाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना है। बहुत शानदार और अद्भुत आज आपकी कहानी रही है। बहुत बहुत बधाई आपको। और साथियों, कुछ कर गुजरने के लिए साधन नहीं मन चाहिए। साधन तो सभी जुट जाते हैं, संकल्प का मन चाहिए। संकल्प जिसने बना लिया ना, वो बहुत आगे जा सकता है। और यहाँ पे कितनी बहनें और कितने भाई चाहते हैं कि उनकी भी 1.5 लाख प्लस की इनकम हो और उनकी भी ऐसी कहानी बने। जरूर अपना हैंड रेस करें, क्योंकि यहाँ पे हम मैसेज तो नहीं और सभी के मैसेज मैंने सुने देखे हैं। यहाँ पे सभी बहुत ही मोटिवेट हैं आपकी कहानी से। और सच में कहानियां करती भी बहुत मोटिवेट है, ताकत बनती है। और यहाँ पे जितने भी साथी हैं, मैं सभी को कहना चाहती हूँ, जब एक प्रियंका रावत जी कैसे कर सकते हैं ना, तो सभी कर सकते हैं। मैं उनकी अपलाइन है, वो मेरी लाइफ लाइन है, लेकिन रिश्ते में वो मेरी बुआ है। जो रिस्पेक्ट वो मंच पे करते हैं, वो रिस्पेक्ट वो पर्सनली भी करते हैं। ये ताकत है इस बिजनेस की। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये रिश्ते में मेरी भतीजी है तो मैं इस पे थोड़ा अपना हुकूमत चला दूं। अगर हम सिस्टम से चलेंगे ना, हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग इसी गलत फहमी में आ जाते हैं कि यहाँ हम डाउन लाइन है, कोई बात नहीं है तो मेरी जेठानी देवरानी। तो इस सिस्टम में अपलाइन और लाइफ लाइन का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि चाहे मैं हूं, चाहे प्रियंका जी है, चाहे यहाँ पे जितने भी साथी हैं, आगे बढ़ने का एक ही फॉर्मूला है, अपलाइन के प्रति समर्पण की भावना। दिक्कत उसकी नहीं है जो ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। बहुत आता है, दिक्कत उसकी होती है, सब आता है। ये सिस्टम की देन है। यहाँ दिक्कत उन्हीं के साथ होती है जो कहते हैं मुझे सब आता है, मैं क्या करूं। आप पास आप पास तो बहुत शानदार यहाँ पे कहानी रही है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं कहती हूँ कि जब एक प्रियंका रावत जी कर सकते, तो हम भी कर सकते हैं। हर एक महिला, हर एक भाई, एक भी कर सकता है। लेकिन जरूरत है खुद को बदलने। मेरी आवाज कट कट के आ रही है आपकी आवाज। आप वीडियो बंद करके भेजिए। आई थिंक सुषमा हैंड रेज कर दे अगर दिखाई दे रही है।